लेकिन अभी आरजेडी का जो सभा हुआ था उसमें तो उन्होंने ये बोला कि आप हैं तो हम, पहले आप है तो हम है, तो पहले आप सीएम बन जाए। तो ये मुसलमानों को ये बात कितनी समझ में आ पा रही है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा मैंने है। क्या बोला आपको, मैं कहीं ना कहीं, मैं भी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं आरजेडी को वोट देता था मेरे, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा। मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट तो इस नाम पे चला जाता है कि वो हमको बीजेपी से बचा के रखे, तो ये कितना सही मुद्दा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप प्रशांत किशोर मुसलमान विरोधी है, ठीक है, बीजेपी के साथ है? ये तो गलत है ना, ये तो भाई फोबिया फैलाया जा रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान बैठे हैं, नायाब भाई। नायाब भाई के बारे में आपको हम बता दें, मधुबनी से बिलोंग करते हैं, रहीका में यूथ क्लब के अध्यक्ष भी है। यूथ क्लब के अध्यक्ष होने के साथ साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी है। यूथ क्लब के जितने भी रहीका ब्लॉक के जितने भी यूथ क्लब आते हैं वो इनके अंडर में आते हैं। तो ये जैसे कि परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा रहा है पिछले काफ़ी दिनों में, तो इनको आज सम्मानित करने के लिए जन स्वराज के पार्टी ऑफिस में भी बुलाया गया था। इसीलिए और नायाब भाई के बारे में एक और बात बताना चाहते हैं। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी सदफ इकबाल जी के साथ, तो इन पे इनका थोड़ा सा मतलब एक गुस्सा सामने आया कि शायद हम लोगों को, जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो ये बात सबको पता है कि मुसलमानों की तालीम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे सेक्टर में वो बहुत अच्छे पोस्ट पे नहीं है। तो तरीका लोगों का अलग अलग होता है इसी बात को बोलने का। कोई इसी को प्यार से बोल सकता है, कोई इसी को गुस्से से बोल सकता है। तो नायाब भाई को जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैसेज पहुंचाया तो वो बहुत ज़्यादा, आप बोल सके तो शायद नहीं पसंद आया। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे नायाब भाई के ही मतलब शब्दों से, लफ्ज़ों से, कि अगर वो मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों में एक कमी है। कमी इस मामले में नहीं है कि वो मतलब अच्छे इंसान नहीं है, उनमें ये कमी है कि जब हम मुआशरे की बात करते हैं तो दूसरे अगर कम्युनिटी से कंपेयर करें तो एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं लैग करते हैं, जिसके वजह से ही धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। उनको जॉब अच्छा नहीं मिल पाता है, सोसाइटी में पोजीशन नहीं मिल पाती है, अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। तो आप अपना पहले इसमें राय बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुसलमानों में कमी है कि नहीं है, और है तो कितनी है? देखिए, मुसलमानों में तो कमी है, और कमी थोड़ी नहीं, बहुत कमी है, लेकिन बनिस्बत पहले से सुधार आया। ये पिछले 10 सालों में मुसलमानों का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम वो बदला है, ठीक है। पहले क्या था कि हमारे जो गार्जियन थे तो ज़्यादातर जो मतलब अनएजुकेटेड थे, किसान थे, फार्मर थे, उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। बस अपना खेती बाड़ी करने, मजदूरी करनी है और बच्चों को पालन करना है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। उनके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े, ठीक है, पूरा नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े। उसके बाद उसको समझ में आया कि भैया दीन दुनिया क्या है, बिना शिक्षा, बिना एजुकेशन के हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं मिलने वाला, हम अपना हक नहीं ले सकते, ठीक है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। तो आज के दौर में अगर हम देखें तो 18 से लेकर 15, 16, 17, 18 से लेकर हमारी एज का 30 साल का लड़के तक पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले की जो जनरेशन थी, पिछली जनरेशन, वो साफ अनपढ़ थी। अच्छा। इससे इसका मतलब यही है कि जो हमारा मतलब देश आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, गवर्नमेंट बनी भारत में, ठीक है, कांग्रेस की बनी, ठीक है, भाजपा की बनी, उसके बाद स्टेट लेवल पे बनी, राजद वगैरह की बनी, इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को बस जाहिल रखा, उसको शिक्षा से जोड़ा नहीं, ठीक है। बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली जामिया मिलिया हो, ठीक है, वहां तक है, लेकिन इनकी तादाद भी तो बहुत कम है। जैसे आप कम एक बात करें कि स्कूल की बात करें या फिर किसी यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो वहाँ के जो मतलब बहुत कम ऐसे स्कूल है जिनके डायरेक्टर मुस्लिम होंगे, जी, राइट। मतलब बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जिसमें दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों दी जा रही है। राइट। तो इस पे अगर आप अपनी कुछ बात देखिए, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम जरूरी है, ठीक है, दीनी तालीम भी जरूरी है, ठीक है। अब आपने, क्योंकि कहते हैं, प्रधान जी उस दिन कहते हैं कि कुरान का पहला लफ्ज है इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। तो हमारे जो पवित्र कुरान है, जो पाक साफ कुरान है, वो तो कहते हैं कि पहले पढ़ो, ठीक है। तो शिक्षा पे हमने तो उसको क्या करते हैं, आजकल कुरान का ही माना अलग कर दिया गया। हम भेजते हैं कि बच्चों जाओ हिफ्ज करो, बराबर है, ठीक है। हमने देखा है कि बच्चों जाओ हिफ्ज करो। बचपन में मेरी माँ भी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जाओ कुरान शरीफ पढ़ो, ठीक है। हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो भी आयतें हैं वो पढ़ लिया, ठीक है। हमें उसका मतलब नहीं बताया। सही बात। कहने का मतलब है, अगर हमें कुरान का मतलब बताया जाए, क्योंकि वो तो अरबी में है, सही बात। अरबी तो हमारी जबान नहीं है, हमारी जबान तो उर्दू है, हिंदी है, ठीक है। हम तो आयतें पढ़ लिए, हम आयत का इस्तेमाल सिर्फ कुरान शरीफ या दुआ में करते हैं, लेकिन वो आयत क्या कह रहा है, ठीक है, हमें नहीं मालूम ना।
तो चाहिए कि मतलब दीन के साथ दुनियावी तरफ भी लेकर आए ना हम भैया, ठीक है। आप मदरसा में पढ़ा दिए, हाफिज कुरान बना दिए, मौलवी बना दिए आप, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। उसके वहीं पे आप मानिएगा नहीं, आपको बताओ कि आजकल जो इमाम साहब हैं मस्जिद के मदरसा में, वो नमक के भाव बिक रहे हैं, ये आपको मालूमात होगा। आप किसी मस्जिद में जाइए, ठीक है, उसमें मुअज्जिन है पढ़ाने वाले, उसकी तनख्वाह कितनी मिल रही है? 4,000, 5,000, 6,000, 3,000, ठीक है। आपको मालूम है आजकल तो लोगों का खर्चा 3,000 रुपये रोज का है। हमारे गांव के अंदर एक मस्जिद है, उसके इमाम की सैलरी 6,000 रुपये है। शहर में क्या होता है? शहर में तो आजकल जूते पहन लेते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए है कि उसकी माँ ने सिर्फ उसको दीनी तालीम दिया, ठीक है। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी होती ना, तो शायद उसकी जिंदगी बेहतर होती। अपना दिन का भी काम करते, दुनिया का भी काम करते। तो यहाँ पे इन चीजों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इमाम को नमक के भाव तोड़ना बंद करना पड़ेगा, उसको सारी शिक्षा देनी पड़ेगी। कुरान की आयत के साथ साथ उसका माना ही बताना पड़ेगा कि हमें क्या कह रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप जन स्वराज से जुड़े हैं, तो आपकी कितनी उम्मीदें हैं कि मतलब जन स्वराज जब आएगा तो इसमें मुसलमानों का ही भला होगा और मुसलमानों को उस डायरेक्शन में लेके जाया जाए कि आपको तालीम बहुत जरूरी है? क्योंकि जब प्रशांत किशोर बात करते हैं तो जितने भी समाज के लोग हैं, वो कोई एक ऐसा समाज नहीं है जिनको जाके वो ऐसा कुछ मालिश करते हो या फिर ऐसा कुछ ऐसा बोलते हो कि उनको अच्छा लगे। वो कोशिश ये करते हैं कि उस समाज को जाके उसकी जो कड़वी सच्चाई है वो बताई जाए। मुसलमानों के बारे में भी ऐसे ही बोलते हैं, और अलग अलग जो कम्युनिटी है, दलित के बारे में जाके बोलते हैं कि आप लोग सबसे पिछड़े हैं। और उसके बाद किसी भी समाज में जाए तो ये बोलते हैं कि आप वो कौम है जिनको अपने वोट की कीमत नहीं पता है, आप वो कौम है, मतलब सिर्फ मुसलमानों की नहीं बोल रहे हैं, पूरे बिहारियों के बारे में बात है कि आप वो लोग हैं जो 500 रुपए पे वोट दे देते हैं, मुर्दाबाद खा के वोट दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुसलमान जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, या फिर अगर जुड़ भी गए तो जन स्वराज से कितना उनका भला हो सकता है? देखिए, जिन लोगों को सच सुनना है, ठीक है, वो कड़वा सुनेंगे और सुन के सीखते हैं कि हाँ प्रशांत जी कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्या मैंने क्या बोला आपको कि 18 से 20% बिहार के अंदर मुसलमान, भाजपा छोड़ दीजिए, बिहार की बात कर रहा हूँ, मुसलमान को सिर्फ, ठीक है, एक जाहिल मजदूर बनाकर छोड़ दिया गया है, ठीक है, भाजपा के डर से। भैया भाजपा आ जाएगा, तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारा मतलब प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, तुम पे अत्याचार होगा, तुम्हें खाने की आजादी नहीं मिलेगी, घूमने की आजादी नहीं मिलेगी, उसका डर दिखा के कोई पार्टिकुलर पार्टी जो है बिहार के अंदर, उन्होंने अपना वोट बटोरा है, इनको जाहिल बना दिया है। अगर पढ़ता लिखता ये कौम, ठीक है, काबिल बनता तो सवाल करता इनसे। जो कौम के बच्चे हैं, मैं 2 अक्षर पढ़ लिया हूं, मैं सवाल करता हूं कि भैया हमारे पूर्वज ने, हमारे माँ ने, हमारे बाप ने, हमने भी आपको वोट दिया, आपने हमारे समाज के बेहतरी के लिए क्या किया? आप बनते हैं, मान लीजिए, चलिए ठीक है, आपने सीएम फेस का चेहरा है, ठीक है, आपने मुस्लिम लीग को टिकट देते हैं, कितने परसेंट मुस्लिम लीग देते हैं? 8%, 10% टिकट देते हैं, जीत कर आते हैं, उसमें से कौन सा पद देते हैं? किसी को अल्पसंख्यक मंत्रालय दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। भैया ठीक है, हमारा वोट परसेंट 20%, आपका वोट परसेंट 16%, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी आरजेडी का जो सभा हुआ था उसमें तो उन्होंने ये बोला कि आप हैं तो हम हैं, मुसलमानों की ही सभा हो रही थी, तो तेजस्वी यादव ने तो ये बोला कि आप हैं तो हम हैं। तो पहले वो कहे ना कि पहले आप है तो हम है, तो पहले आप सीएम बन जाए। सही बात। वो क्यों नहीं कहते भाई? हम 20%, ठीक है, आप 16%। मैं किसी समाज के बारे में नहीं कह रहा हूं, अगर बात किया जाए मुसलमान यादव की बात किया जाए तो पहला हक तो हमारा बनता है भैया, ठीक है, तो हमें सीएम बना दो ना। आप क्यों सीएम बनोगे? हमें आप हमको डिप्टी सीएम तक बना दो। तो ये मुसलमानों को ये बात कितनी समझ में आ पा रही है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है? ये मैं आपके बात कर रहा हूँ, मैं ये जन स्वराज तो मान लीजिए 2 साल से चल रहा है यात्रा। मैं नौजवानों के अंदर ये जो क्रोध है ना, गुस्सा, मैं 5 साल से देख रहा हूँ। जो नौजवान है उनके अंदर 5 साल से देख रहा हूँ। बहुत सारे इसके मैं दोस्त जा रहे हैं, मैं दोस्त तारिक वगैरह है और भी बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जो मधुबनी जिला के, वो वोट नहीं देते इसको, वो अपना वोट नोटा पर दबा देते हैं। अच्छा, वो नहीं देते हैं आरजेडी को वोट, तो वो आरजेडी से बेहतर नोटा को समझ रहे हैं। वो नोटा को समझ रहे हैं। अच्छा। वो ऑप्शंस की तलाश में भैया, वो ऑप्शन की तलाश में कि हमें कहीं ऑप्शन मिले कि हम उसको वोट दें, ठीक है। और जन स्वराज जो है एक ऑप्शन बन के आ रहा है, ठीक है। जो लोग इन सारी पार्टियों से 4-5 पार्टी तंग आ चुके हैं, वो समाज इसमें जन स्वराज में जुड़ रहा है। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने क्या बोला आपको, मैं कहीं ना कहीं, मैं भी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं आरजेडी को वोट देता था मेरे, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे रहा हूं। मैं इससे पहले मैंने नोटा पर दबाया है मैंने वोट। लेकिन अभी भी तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है मुसलमानों का जो आरजेडी को सपोर्ट कर ही रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए हमको बीजेपी से बचा के रखता है। तो मुसलमानों का बहुत बड़ा
वोट तो इस नाम पे चला जाता है कि वो हमको बीजेपी से बचा के रखे। तो ये कितना सही मुद्दा है? मुद्दा आपको क्या लगता है ये होना चाहिए कि कोई हमको बीजेपी से बचा के रखेगा? अगर हम सीरियसली अगर हम इस फॉर्मूले से समझे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 12 सीट नीतीश कुमार जीत के आए, 15-16 सीट चंद्रबाबू नायडू जीत के आए। आप देखते होंगे कि मोदी जी अभी इन दोनों के अलावा, इन दोनों के बिना मशवरा के फैसला नहीं ले पा रहे। सिर्फ 12 और 16 सीट के वजह से जन स्वराज जब बात कर रही है कि 18% पॉपुलेशन अगर मुसलमानों की है तो 18% उनको भागीदारी दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है ये मैटर करता है कि ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है? जब हम कहीं पे 18% रहेंगे तो कोई मेरे बिना मशवरा के कैसे फैसला ले सकता है? तो अभी भी लोग इसी डर में है कि शायद जन स्वराज बीजेपी के साथ मिल जाए, और ज्यादातर वोट जो है मुसलमानों का इसी बात पे जाता है कि कौन बीजेपी का बी टीम है और कौन बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा है। अगेंस्ट में जो खड़ा है आंख बंद करके चुपचाप से उसको वोट दे देते हैं। तो इसमें आपका क्या कहने का मतलब है? जो लोग न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो लोग प्रशांत जी को समझ रहे हैं। आपको मालूम होगा एनआरसी और सी आया था, जी जी, है ना, जिसमें हम भी गए थे, शाहीन बाग गए थे। शाहीन बाग गए थे। मेरे फोटोज भी है, मैंने धरना भी दिया था, मैंने अपने यहाँ क्षेत्र में भी निकाला है, मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि एनआरसी सीए जो था वो गैर संवैधानिक था। और प्रशांत बाकी पार्टी विरोध तो कर रही थी, लेकिन कम्बल ओढ़ कर, कहते ना कम्बल उस घी पे ना होता है, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो कम्बल, क्योंकि बिल पास नीतीश कुमार ने करवाया था। ये मुसलमान कभी ना बोले कि सीए एनआरसी का बिल जो है नीतीश कुमार ने पास करवाया था, उनको लोकसभा में उसने वोट किया था। जब दबाव पड़ा तो प्रशांत जी ने बोला कि देखिए कम्बल और कीमत कीजिए, ये गैर संवैधानिक है, आप इससे खुल के विरोध कीजिए। ये प्रशांत जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मोदी जी को जिताने के बाद मोदी जी के खिलाफ हुए कि नहीं ये गैर संवैधानिक है, आप इसको भैया वोट ना कीजिए, ठीक है, आप इस पे अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कीजिए, ठीक है, कि भैया हमारे बिहार में या फला फला स्टेट में नहीं होगा ये। और इसी कहने पे हर स्टेट में, ठीक है, विधानसभा में बिल पास हुआ कि हमारे यहाँ एनआरसी लागू नहीं होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप प्रशांत किशोर मुसलमान विरोधी है, ठीक है, बीजेपी के साथ है? ये तो गलत है ना। ये तो भाई फोबिया फैलाया जा रहा है। जिनको देख रहा है कि प्रशांत जी कहते हैं ना कि लंटेन से तेल निकल रहा है, क्या सन तेल, उनको डर सता रहा है। अच्छा, मुसलमानों को ये बात बुरी नहीं लगती है? वो इस बात को एडमिट करते हैं कि वो सच में किरासन तेल है, लालटेन के, ये मतलब जैसे कि एक लालटेन हुआ, हाँ, लालटेन में क्या चीजें होती है? दिया होता है जलने वाला, और किरासन तेल होता है। तो रोशनी जो होती है वो लालटेन से सारे तरफ होती है, सिर्फ किरासन तेल में नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है ये सच में, मतलब कितना ये बात बहुत अच्छी बात है, इनसे मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, और इससे मुसलमान किसी को नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि जो किरासन तेल नहीं रहेगा तो पानी पे तो जलेगा नहीं, ठीक है। तो हम तेल है, हम अपना खून, जैसे हमारे बॉडी है, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हमारा खून तो सूख रहा है, ठीक है, हम वोट देने आते हैं, सीएम तो बन रहे हैं अपना भैया तेज प्रताप भैया, तेजस्वी भैया, ठीक है, तो अपना खून तो दे रहे हैं, वही हम तेल है वहां पे लैंटेन के अंदर, हम तो सूख रहे हैं, फिर डाला जाता है हमारे अंदर पानी तेल, फिर हम सूख रहे हैं, ठीक है। रोशनी होती है भैया लालू जी के घर में, ठीक है, हम तो यहाँ के थे वहीं पर है। अच्छा, ये जैसे प्रशांत जी ने मोदी जी के साथ काम किया, मोदी जी को जिताने में मदद किया, तो मुसलमान जो है वो ये वाला नजरिया प्रशांत किशोर का पकड़ के रखते हैं कि इन्होंने मोदी जी के साथ काम तो किया है, तो वो सबसे बड़ी गलती प्रशांत किशोर की ये मानते हैं कि वो मोदी जी के साथ काम किए, या फिर मतलब उसको जॉब की तरह देखते हैं? जैसे प्रशांत जी ने तो अलग अलग पार्टियों के साथ भी काम किया, जब ममता बनर्जी के साथ किया तो आप उसको देख नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया उसको नहीं देख रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ किया, कैप्टन अमरिंदर के साथ किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन जो मुसलमानों को याद रहते हैं वो क्या रहता है कि मोदी जी के साथ काम किया। तो क्या सिर्फ ये वजह है कि प्रशांत किशोर ने पिछली कोई ऐसी भी गलती की है कि जिसको मुस्लिम लेके याद कर रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर उस टाइम मेरे अगेंस्ट में थे तो ये मुसलमानों के अगेंस्ट है? सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से मुसलमान बोल रहे हैं? नहीं, ये सारी गलत बात है। मुसलमान समझ रहे बात। देखिए उस टाइम पे प्रशांत जी ने काम किया था मोदी के साथ में, उसका जॉब था कि वो रणनीतिकार थे, वो चुनाव का काम संभाल रहे थे, तो उन्होंने उनके लिए काम किया, कैंपेन किया, ठीक भैया चुनाव जीते, हमने हमारी कंपनी अलग, हम आ गए। हम आने के बाद तो हम तो काम किए कांग्रेस के साथ में पंजाब में, ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल के साथ में, एनआरसी सीए चालू था ना उस टाइम पे, केजरीवाल साहब ने चुनाव करे थे ना, भाजपा को रोक थी जताने के लिए ना। अगर भाजपा उस टाइम में आ जाती, एनआरसी सीए का जो आंदोलन चल रहा था तो मुसलमानों को कुछ नहीं वाली थी पहले, और केस कर दिया था। लेकिन वहां तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को तो बचाए ना प्रशांत जी, अपने मादा से अपनी रणनीति लगाकर बहुत बुरा हार हराए भाजपा को, ठीक है। तो पंजाब में देख लीजिए, ठीक है, बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में इस तरह का हवा चल रहा था भाजपा का, कहीं ना कहीं वहां प्रशांत जी जाके तो रोके ना हवा को। वहां अगर भाजपा आती तो क्या हाल होता मुसलमानों का, ठीक है, जो बदले की राजनीति है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ये देखिए ये वो लोग कर रहे हैं जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं,
ठीक है, और उनमें उनका पुलाव पक रहा है, ठीक है, और पुलाव को वो मजे से खा रहे हैं। तो एक फोबिया फैलाना होता है कि भैया देखिए प्रशांत जी तो उनको वो काम किए थे, भैया आपके लिए भी तो काम किया था ना, नीतीश कुमार को, और आपको साथ में तो लेके आए थे ना, ठीक है, आप सरकार बनाए थे, आप तो मलाई खाए थे, तो आप भूल गए प्रशांत जी आपको मलाई खिलाए थे तो आप भूल गए, ठीक है। अब वो एक बार काम करिए तो आप वो उसकी बीजेपी की बी टीम हो गई, ठीक है, बीजेपी की टीम तो वैसे सबको ही बोलते हैं, ठीक है, सबको आप बोलते हैं, ठीक है, जो आपके खिलाफ है, जो आपका प्रत्याशन तेल निकल रहा है जहां से, तो आप कह रहे हैं भैया प्रत्याशन तेल तो निकल जा रहा है, तो बीजेपी की बी टीम बोल के उसको ये करते हैं। लेकिन ये भूल है, जन स्वराज आने वाले चुनाव में एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और इसमें मुस्लिम का, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है, होगा, है भी और होगा। हम जैसे नौजवान बाकी समाज जो अपने हमारे मुस्लिम समाज के अंदर आते हैं, सब एक तरफा जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं। आज मधुबनी की बात कर रहा हूँ, आज माइनॉरिटी की मीटिंग है हमारे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बोला कि जन स्वराज आगे आने वाले दिनों में सरकार बनाने वाला है, तो आप यूथ क्लब में भी काम कर रहे हैं, हाँ। मतलब काफी सालों से आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो जाके आपको यहाँ पे बुला के सम्मानित किया जा रहा है। तो आप तो ग्राउंड पे लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों से मतलब उनका मशवरा ले रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि ये कितना अच्छा कर रहा है, तो आपको क्या लगता है लोग सच में अवेयर हैं इतना, मतलब जन स्वराज को लेके उतना उत्साहित है कि मतलब ये 2025 में आएगा तो कुछ बदलाव होगा? मैं आपको बता दूं, जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, केजरीवाल जी ने चुनाव किया था, तो मैंने लास्ट मेरा एक वीडियो और है, उसमें मैंने ये वक्तव्य मैंने बोला है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बिहार से पढ़ाई किया हूँ, मुंबई से पढ़ाई किया हूँ, दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, उसके बाद जॉब के लिए भी मैं मुंबई गया मैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे एक जो लहजा होता है ना, मैं आपको लहजा भी बात किया हूँ मैं, वो बिहारी शब्द, ठीक है, ठीक है, मैं बिहारी हूँ, मेरी पर्सनालिटी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा टोन जो आया था बाहर, तो उस पर बिहारी वो आना ही है, सही टोन आता है बाहर, वहाँ पे बिहारी शब्द लेके हमें लोग दोस्त थे, लेकिन वो कहते हैं बिहारी, ठीक है, लेकिन चल दोस्त की बात बुरा नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पे लगता था कि यार आखिरकार हम जो बिहार से यहाँ पलायन कर रहे हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, सब है पलायन कर रहे हैं, ठीक है, खास हमारा कोई ऐसा व्यवस्था बनता बिहार के अंदर जो रोजगार होता। तो मैं दिल्ली में था, तो चुनाव हुआ था, तो मैं जा रहा था, तो मैं एक बैनर देखा हुआ था, ठीक, इस पर देखा हुआ था कि मतलब बात बिहार की, देखा हुआ था, बात करी चालू हुई थी, मालूम है, से पहले बात बिहार की चालू हुई थी, तो मैंने उस पर मिस कॉल दिया, यूथ इन पॉलिटिक्स भी चालू हुआ था, बात बिहार की, तो मैंने उस पर मिस कॉल दिया था, उससे मैं जुड़ गया था। फिर ट्विटर पे आया था, बात बिहार की चालू हुई थी, तो मात्र उसमें 3 लोग जुड़े हुए थे, चौथा ट्विटर के माध्यम से बात बिहार की मैं जुड़ा था, तब से लगभग 5-6 साल हो गया, तब से मैं उसमें जुड़ा हूँ। मैं इसलिए आया इसमें जन स्वराज में, उसका जन स्वराज बना, मुझे लगा यार कोई बंदा तो है, सच बोलूं तो कोई बंदा तो है जो दिल्ली मुंबई में भी बैनर लगा के बात बिहार की कर रहा है, ठीक है, सही बात। लगता है कि हमारे बिहार में कुछ बदलाव होगा। अच्छा, ये बैनर आप दिल्ली में देखे? मैं दिल्ली में देखा था, अच्छा। ठीक है, मैं एक हॉस्पिटल है राममनोहर लोहिया, पता नहीं कौन हॉस्पिटल है, जो आप हम जामा मस्जिद से निकलते हैं, वहाँ पे एक हॉस्पिटल आता है डिलाइट सिनेमा के पास में, वही मैंने बैनर देखा था, अच्छा, ठीक है, मैं वहीं से जुड़ गया था वहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप ग्राउंड का हालत बताइए कि कितने लोग उत्सुक हैं इसको लेके, जन स्वराज को लेके, और क्या लगता है कि ये वोटर्स में कन्वर्ट होंगे, मतलब कितने सपोर्ट कर रहे हैं लोग? मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं एक मामूली छोटा सा काज करता हूँ, ठीक है, मैंने बदौलत में देखा हूँ कि लोग आजकल मुझे फोन कर रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा व्हाट्सएप कि भैया यूथ क्लब खोलूँ, मैं कैसे जन स्वराज में जुड़ूं, मैं जिला ऑफिस में जाकर बैठता हूँ, मैं रोज एक ना एक बंदे आते हैं, भैया मुझे जन स्वराज में जोड़ना है, माइनॉरिटी समाज के आते हैं, ठीक है, उसके बाद हिंदू समाज से, दलित समाज में जो आते हैं वो सब आते हैं, मैं रोज 4-5 ऐसे लोग से मिलता हूँ, मैं सहसा दिलवाता हूँ मैं जिला ऑफिस में, ठीक है, वो खुद आ रहे हैं ऑफिस में जुड़ने के लिए जन स्वराज में, क्यों आ रहे हैं, मैं सवाल करता हूँ कि भैया आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? सही बात है, ये मेरा सवाल है, क्यों जुड़ रहे हैं? तो बोलते हैं भैया हम थक चुके हैं, ये व्यवस्था जो है ना, थक चुके हैं। सबसे पहली बात जो है ना, रोजगार के जो हालात है ना भाई बिहार में बद से बदतर है। मेरे घर की बात कर रहा हूँ, मुझे छोड़कर, ठीक है, क्योंकि मुझे बिहार में रहना था, मुझे 2 लोगों को रोजगार देना था, तो मैं अपना रोजगार स्थापित किया मधुबनी के अंदर, ठीक है, मेरा एक भाई गल्फ में रह रहा है, ठीक है, एक भाई अभी मेडिकल का स्टोर खोला हूँ दिल्ली में, खोला हूँ, एक भाई मोबाइल का, मेरा चाचा मुंबई में रह रहे, एक मेरा पापा दिल्ली में रह रहे, सारे के सारे पलायन कर चुके हैं, सारे लोग बाहर, ठीक है, अगर मैं न रहूं तो शायद मेरा घर का एक काम भी जो होगा ना कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, चाहिए ना को है। अगर यही व्यवस्था अगर हमारे ब्लॉक में, हमारे जिला में, बिहार में हो जाए तो हम क्यों पलायन करेंगे भाई, ठीक है। प्रशांत जी की अच्छी बात लगती है कि भैया हम नाली गली बनाए ना बनाए, लेकिन तुम्हारे लिए रोजगार देंगे, ठीक है, हमारे पास रोजगार रहेगा ना भैया, तो हमारा जो खरंजा रहेगा ना वो गली का, ठीक है, हमने पैसा उठाए करवा ले, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे पहले रोजगार तो हमें दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि हर घर से है जो 1 से 2 व्यक्ति जो है वो बाहर पलायन कर रहा है, ठीक है, काम ही नहीं है किसी के पास,
आज का एक चीज और देखिए, गांव के अंदर वो मोदी जी के अंबानी अडानी का बैंक सब जो है, ठीक है, वो गांव घुसा हुआ है समूह लोन देकर। अच्छा। आप गांव में देखिएगा, ठीक है, हर बस्ती में देखिएगा, हर दूसरा घर होगा वो समूह लोन के जाल में फंस चुका हुआ है। भैया 20,000 रुपया दे रहे हैं, 30% ब्याज लेंगे, अच्छा, 40% ब्याज लेंगे। अब लोग के पास रोजगार नहीं है, लोग शहर से आता है, खत्म हो जाता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना यहाँ पे रहा, पैसा खत्म हो गया, भैया क्या करे, आप बच्चा है बीमार पड़ गया, अब लोन उठा के भर, लोन लेना पड़ेगा, लोन ले रहा है समूह लोन, 40% 30% ब्याज भर रहा है, 40% 30% ब्याज भर रहा है समूह लोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब भर नहीं पाती महिला तो उसको ताला आग मार दे रहा है, ठीक है। अगर उसको व्यवस्था की जाए रोजगार की, तो भैया अगर शहर से भी लोग काम करके आएगा तो 10 दिन रोजगार ढूंढ करेगा यहाँ पे, तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी लोन लेने की। सही बात। टिकट कटाने के लिए यहाँ तक के लोग बाहर से जो आते हैं, उसको टिकट के पैसे नहीं होते हैं, अपना वो घड़ी भेज देते हैं, अपना फोन भेज देते हैं, भैया टिकट के पैसे नहीं है हमारे पास, किसी से कर्ज लेके जाते हैं, क्यों, हमारे पास रोजगार नहीं। ये बात तो सच है कि बिहार में बहुत गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी है। और मतलब ये सिर्फ मुसलमानों का बात नहीं है, सबका हालत यही है कि सबके घर से लोग बाहर जाके लोग रोजगार कर रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, बिहार से बाहर तो है। मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का काम था, ट्रक लाइन का, ठीक है। गाजीपुर मंडी से हमारी ट्रक चलती थी हापुड़ धासना के लिए, पकड़ा मंडी भैंसा मंडी, वहां से क्योंकि होता था वहाँ एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। वहाँ जो योगी सरकार आई तो काम को तो खा गई भाजपा गवर्नमेंट, ठीक है। खाने के बाद हमने क्या किया, बिहार में अपने ट्रक को लेकर आए कि बालू में काम करेंगे। बालू में तो फैक्ट्री तो है नहीं कि भैया ट्रांसपोर्ट से हम माल यहाँ से वहां लेकर जाए, हमने अपना ट्रक को लगाया बालू में, ठीक है। बालू में भैया ओवरलोडिंग नहीं करेंगे हम अगर, ठीक है, तो हमको मधुबनी तक ले जाने का हमको पेट्रोल का पैसा भी नहीं मिलेगा। ओवरलोडिंग करने से, ठीक है, कहीं 50,000 60,000 70,000 का चलान करता था, ठीक है। लास्ट में हमारे 6 के 6 ट्रक को हमको बेचना पड़ेगा। अच्छा। बिहार में लाने के बावजूद, क्योंकि वहां से हमारा जो मंडी था वो खत्म कर दिया था, हमें बेचना पड़ गया। अगर व्यवस्था गवर्नमेंट अगर लगाई होती, फैक्ट्री वगैरह तो हमें बालू तो नहीं उठाना पड़ता। सही बात, ठीक है। हमें मालूम है ओवरलोडिंग से बहुत खतरा होता है, उसकी व्यवस्था तो आप करके देते हैं। सही बात। अच्छा, 1 सितंबर को जैसा कि जानकारी मिली है कि 1 सितंबर को सभा होने वाला है बापू सभागार में, जी, माइनॉरिटी की सभा हो रही है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि मतलब बापू सभागार तो काफी बड़ा हॉल है। जी जी। तो अभी तक तो प्रशांत जी बोले जैसे कि 8 मीटिंग कराएंगे, 8 में से 2 मीटिंग हो चुकी, एक 25 तारीख को महिलाओं की भी है। आपको क्या लग रहा है, मुसलमान इतने बड़े संख्या में जुड़ रहे हैं कि बापू सभागार हॉल भरा जा सकता है? महाराज क्या माहौल है? आप तो ग्राउंड पे हैं, आप कीजिए। तो मुसलमान इतना उत्सुक है ना प्रधान जी से मिलने के लिए, बात सुनने के लिए, आप आइए, आप कीजिए, सही देखिएगा, खड़ा बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये पहली सभा है जो मुसलमानों की इतनी बड़ी हो रही है। आप कीजिए, बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लोग खड़े होकर देखेंगे। मुसलमान उत्सुक है जो जुड़ने के लिए, प्रधान जी को सुनने के लिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि भैया कि हमारी बात कर रहे हैं, प्रशांत जी हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जितनी आपकी आबादी उतनी आपको हिस्सेदारी देंगे हम, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे चलिए हमारा मुखिया रहा, हमारा विधायक रहा, जो भी रैक्स भाई है, ठीक है, कम से कम हमारा नेतृत्व करेगा तो कम से कम अरे कितना ही बेशरम हो जाएगा, क्योंकि 2% शर्म तो रखेगा हमारी। सही बात। हाँ। यार हमारा अपने कौन का, ये लोग हमें वोट दिया है, ठीक है, हम कम से कम इसका तो सुने, उसके लिए तो कुछ करें, ठीक है। अगर आप जन स्वराज के मार्फत से हमारा अगर 20 विधायक को जीत के आता है, 30 भी जीत के आता है, 40 भी जीत के आता है, सोच लीजिए हमारी कितनी दावेदारी होगी, ठीक है। तो हमारे समाज को सुधरने का मौका मिलेगा, सुधरेगा समाज, क्यों नहीं सुधरेगा? अब बदलाव होना ही है इस बार, ठीक है। क्योंकि मुसलमान अब समझ चुका है भैया अब हम आपके भैया हम मुसलमान कम खुद हाथ जोड़ रहा है उन लोगों से, भैया हमें आप माफ कर दो, अब नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य जो है ना उज्जवल देखना चाहते हैं, ठीक है। हमने अपना भविष्य बर्बाद तो कर ही लिया, ठीक है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत लूटा गया, ठीक है। अब हम नहीं, अब हम हमें माफ करो। हम चाहेंगे कि हम जन स्वराज आगे आए और हमारी कौम भी हर कौम की तरह और हमारे बिहार की तरह हम भी आगे जाए, बिहार आगे आएगा हम भी आगे जाए। अच्छा, एक आखिरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि सदफ इकबाल जी से जब बात हुई थी तो थोड़ा सा आप उनको, थोड़ा सा लहजा उनका खड़ा था। सबका अपना अपना अंदाज़ बयां होता है, सब अपने अपने तरीके से बातें बोलते हैं। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिहार के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बिहारी भाइयों को और मुसलमान, खासतौर से मुसलमान भाइयों को। तालीम के ऊपर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, जहां पे भी आपको लगता है कि जहां पे बिहार पिछड़ा है, जहां पे मुसलमान पिछड़ा है, उसके लिए आप अपने तरफ से अपने लहजे में क्या उनको संदेश देना चाहते हैं ताकि वो भी समाज के साथ कंधा से कंधा मिला के चल सके? मैं सदफ इकबाल जी से कुछ नहीं कहूंगा, वो तो सीनियर है हमारी, मैं इसमें सीखूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिला भी है, उनका सुना हूं, लेकिन हाँ कुछ लहजा जो है, ठीक है,
कि आप किसी भी कौम के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, तो उस लहजा को आप सुधार लीजिए, क्योंकि जबान से ही लोग की बड़ी बड़ी बातें होती, बड़प्पन होता है, छोटापन जबान से ही होता है। ये आप मानेंगे नहीं, ये हाँ। 2-3 दिन पहले ही हम मतलब उनको पर्सनली हम उनको हाँ। बताए हाँ। कि जब भी आप कुछ ऐसा बात बोले कि जो किसी को भी बुरा लग सकता है, अपने हाँ। आप मतलब किसी अपने छोटे भाई, हाँ। अपने पापा मम्मी को भी बोले तो बुरा लग सकता है, तो वैसे सेंटेंसेस को जब आप बोले तो उसके आगे पीछे आप वैसा सेंटेंस लगाइए जरूर, ताकि आपको समझ में आए, लोगों को समझ में आए, लोग उसको गलत इंटरप्रेट ना करें। मतलब पता चला कि हम आपके भलाई के लिए आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं और लग गया आपको बुरा, तो वो फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि आपके बिना तो समाज में कुछ तरक्की नहीं होगी जब तक आप मिलेंगे नहीं। मतलब आप मतलब सारे लोग, मुसलमान भी, हिंदू भी, दलित भी, जो भी हो सब, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक समाज का भला नहीं हो पाएगा। किसी एक कम्युनिटी को छोड़ के, किसी एक जात को छोड़ के, किसी एक कौम को छोड़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब भी ये बात आए तो ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके लहजे में थोड़ा बदलाव, आप अपने लहजे में एक बार थोड़ा सा लोगों से ये कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि समाज में लोगों तक मैसेज जाए और सच में लोग आए इसमें और जुड़े और बिहार की तरक्की के लिए काम करें। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो अपने बिहार के लोग हैं या अपनी कौम के लोग हैं, ठीक है, उन्हें चाहता हूँ मैं कि देखिए, आप बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षा तो बहुत जरूरी है, लेकिन आप सोचिएगा शिक्षा सिर्फ हमें बच्चे को हाफिज कुरान बना के मिले, ठीक है, और नहीं, आप दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दीजिए। आप कुरान शरीफ पढ़ाइए। मैं हाफिज मौलवी नहीं हूँ, मैं बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर समझ में आता हूँ कि मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ी है, ठीक है, मेरे माँ बाप भी उर्दू की तालीम दी, हर बच्चे को दी आती है, ठीक है, लेकिन उन साथ साथ में उन्होंने हमें दुनियावी तालीम भी दी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुरान शरीफ जो पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ उसको बच्चे को मायना भी सिखलाइए, ठीक है। इससे क्या मतलब है, मैंने पहले भी कहा कि भैया, क्योंकि उसकी फिर जो भविष्य है ना, वो मस्जिद और मदरसे तक ही रह जाती है, सीमित हो जाती है। क्योंकि मैंने सुना भी है कि जो बच्चे अरबी फारसी बहुत सारे पहले थे जो एग्जाम दिए हैं, ठीक है, वो IAS IPS बने हैं, सही बात है, सब्जेक्ट भी उन्होंने चूज किया है। तो आप जो एक जबान को सिर्फ जबान तक सीमित न रखिए, ठीक है, उनको फैलाइए, ठीक है, उनको दीनी तालीम दीजिए। और बात रही, एक चीज और जोड़ूंगा मैं लास्ट में मैंने कहा कि मैं कभी कभी हमारे यहाँ पे आते हैं मस्जिद के लिए, चंदा के लिए आते हैं, तो मैं उनको कभी कभी देने से इनकार कर देता हूँ। रीजन एक होती है, मैं कहता हूँ कि देखिए, हर गांव में सिर्फ 572 मस्जिद बनाने से कुछ मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपके 2000 की आबादी है तो आप 3 मस्जिद बनाइएगा, तो आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक मस्जिद बनाने में कम से कम 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख खर्च होता है, ठीक है। वही पैसा आप जो है एजुकेशन पे खर्च करें, कहीं चलिए अपने कौम के बच्चे के लिए कीजिएगा, तो शायद आपके हर गांव से 2-3 IAS IPS निकलेंगे, एक एडवोकेट निकलेगा। आप देखिएगा ये चीज हर एक गांव में देखिएगा, ठीक है, एडवोकेट हमारे यहाँ कोई नहीं मिलेगा। क्या आपकी बस्ती में होगा या मेरी बस्ती में नहीं मिलेगा, ठीक है। टीचर मिल जाएगा, ठीक है, बैंकर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए लॉ पढ़ाइए ना भैया, हमारे यहाँ लॉ नहीं पढ़ाता है, कानून क्या होगा, केस होगा तो हम लड़ लेंगे। जब तक आप कानून जानेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, संविधान को समझेंगे नहीं तब तक आप कोई दूसरा आके आप पे थोप देगा, हाँ, कि ये वाला कानून चल रहा है और आपको ये मानना पड़ेगा, मालूम नहीं है, ठीक है। तो अपनी लड़ाई तो हमें खुद लड़नी पड़ेगी। इस तरह प्रशांत जी बोलते हैं कि अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ेगी, तो इस तरह हमें संविधान पढ़कर, कानून पढ़ के हमें अपनी पढ़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ कि जो समाज शिक्षित परिवार है, ठीक है, वो अपने गाँव कस्बे में लोग समझाए कि बच्चों को लॉ की पढ़ाई पढ़ाए, ठीक है। मेरे घर में भी बच्चे लॉ की पढ़ाने में, लेकिन मैं सोचा हूँ कि अब जो मेरे घर में जनरेशन चालू होगा, मैं कम से कम 1-2 बच्चों को लॉ की पढ़ाई पढ़ाऊंगा, ताकि कम से कम कुछ के लिए नहीं तो अपने समाज के लिए तो लड़े सकेंगे, कानून तो समझेंगे वो, ठीक है। बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया नयाब भाई अपना समय देने के लिए। और जैसा कि आपने नयाब भाई से बात सुनी कि जैसे हमारे समाज में जो भी कमी है उसको कैसे ठीक की जा सकती है, मदरसे से लेके, मस्जिद से लेके, इमाम साहब से लेके और भी अलग अलग लोग जो रहनुमा है मुस्लिम समाज के, तो उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए ताकि हम मुसलमान भी समाज में कंधा से कंधा मिला के बिहार की तरक्की में जन स्वराज के साथ जुड़ के आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जन स्वराज वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।